हेलो बच्चों, नमस्कार। अच्छे से होंगे आप सभी। और आज आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का 10वीं कक्षा की जो साइंस है। उस साइंस में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान से रिलेटिव होते हैं, तो उन चैप्टरों को हम बैक टू बैक पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज हम 10वीं कक्षा की साइंस का जो भौतिक विज्ञान से रिलेटिव चैप्टर है, पहला विद्युत धारा को लेकर चल रहे हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कैसे चलती है, प्रवाहित होती है, उनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपने सामान्य जीवन में देखा होगा कि ये जो रजाई आप ओढ़ते हो सर्दियों के दिनों में, या ऊनी वस्त्र आप पहनते हो, तो उनमें कभी कभार चिंगारियां सी महसूस होती, या बादल जब छाए हुए होते हैं बारिश के दिनों में, तो बादलों से बिजलियां चमक रहती हैं। तो ये जो बिजलियों का चमकना होता है या चिंगारियों का उठना होता है, ये सब आवेशों के कारण होता है। देखो, बिजलियों का चमकने का कारण तो ये है कि जब पानी की बूंदें जो होती है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होती है बादलों में, तो वहां पर ये ठंड ज्यादा होने के कारण, तापमान बहुत कम होने के कारण, ये जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो बूंदें बर्फ में बदल जाती है। और बर्फ में बदलने के बाद जब ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े वहां पर इधर उधर गतिमान रहते हैं, तो दूसरे टुकड़ों से टकराने के कारण आवेशित हो जाते हैं। और आवेशित होने के पश्चात एक बहुत बड़ा पोर्शन जब एक साथ बादलों के हिसाब से टकराता है, तो वहां पर आवेशों का बहुत ही ज्यादा या करोड़ों लाखों अरबों में जो आवेश है वो स्थानांतरित होते हैं। तो उस वक्त जब आवेश स्थानांतरित होते हैं, तभी बादलों की गर्जना की आवाज आती है और साथ ही बिजली का चमकना होता है। तो ये जो बिजली का चमकना होता है वो उस समय वायु में प्रवाहित हो जाता है, और वायु की परतों को जब तोड़कर ये पृथ्वी की तरफ आता है, तो हम उसे कहते हैं बिजली का तड़ित अवस्था या फिर बिजली का गिरना। और पृथ्वी के द्वारा उसे फिर अवशोषित कर लिया जाता है उन आवेशों को। तो दोस्तों, ये बिजली का चमकना भी जो आवेशों के कारण होता है, ये जो आप ऊनी वस्त्र पहनते हो तो वहां पर जो आपको चिंगारियां कभी महसूस होती है, वो भी आवेशों के कारण ही होती है। ये जो आवेश शब्द हम बार बार पढ़ रहे हैं, इस आवेश शब्द की खोज की थी अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने अगर कभी डॉलर का नोट देखा है, तो इस डॉलर के नोट पर, डॉलर जो अमेरिका में अपने जैसे यहाँ रुपये चलते हैं, 10 रुपए का 20 रुपए का नोट, वैसे ही अमेरिका में डॉलर चलते हैं। तो वहां डॉलर के नोट पर एक व्यक्ति की फोटो होती है, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी की होती है, वैसे वहां पर भी एक व्यक्ति की फोटो होती है, और वही व्यक्ति है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले आवेश की खोज की, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ही साइंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा रोचक आविष्कार किए थे। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो ये जो विद्युत धारा है, ये वास्तव में प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या मुक्त आवेशों के कारण। आपने सुना होगा कि धारा प्रवाहित होती है, क्यों होती है? तो दोस्तों, ये जो धारा है वो प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके कारण प्रवाहित होती है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं इसके बारे में। देखो, आपने परमाणु नाम सुना होगा। एक होता है परमाणु, और इस परमाणु में एक होता है नाभिक, जहां पर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो पूर्ण रूप से उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित चार्ज करता है। और इस परमाणु के बाहर जो ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये है इस परमाणु का नाभिक। ये जो परमाणु का नाभिक है, इस परमाणु के नाभिक पर पूर्ण रूप से धन आवेश होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? धन आवेश।
धनावेश इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो कण विद्यमान रहते हैं, एक तो प्रोटॉन रहता है और दूसरा न्यूट्रॉन रहता है। हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो तो पूर्ण रूप से उदासीन है, जबकि प्रोटॉन जो है वो धनावेशित है। तो दो ही कण है, एक न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है, दूसरा धनावेशित है। ये जो नाभिक है वो पूर्ण रूप से कैसा होता है, धनावेशित होता है। जबकि जो बाहर अनुमत कक्षाओं में ये जो चक्रण करते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेश। तो ऋणावेश नेगेटिव चार्ज और धनावेश प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज विजातीय आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित किए हुए होते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका भी अपना ऊर्जा स्तर होता है और ये अपने ऊर्जा स्तर के अकॉर्डिंग इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो विद्यार्थियों होता क्या है कि ये जो बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस नाभिक से दुर्बल नाभिकीय बंध के साथ बंधे होते हैं और बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं। तो अगर हम इनको बाहर से थोड़ी सी भी तापीय ऊर्जा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा देते हैं तो ये यहां से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद इस कक्षक को त्याग देते हैं और यहाँ पर मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। पदार्थ में मुक्त अवस्था में या मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं विद्यार्थियों, विचरण करने लगते हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन बहुत सारे लाखों परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब जब मैं इसको थोड़ा सा गर्म करता हूं तो इसको तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है और जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी एक परमाणु का, लाखों करोड़ों परमाणु में से एक परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन है जो ऊर्जा ग्रहण करेगा और मुक्त रूप से इस पेन में यादृच्छिक गति करने लगता है, अपने हिसाब से घूमने लगता है। इसी प्रकार यहाँ होता है कि कोई भी पदार्थ है वो पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जब हम उसको कोई ऊर्जा देते हैं, बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो उस पदार्थ के परमाणु में से किसी भी परमाणु में से एक हो सकता है, दो हो सकता है, लाखों करोड़ों हो सकते हैं। उन परमाणुओं में से ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं जो उनके बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करके उस परमाणु का कक्षक छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, पदार्थ को नहीं छोड़ते हैं, पदार्थ को जो छोड़ेंगे कार्यफलन की ऊर्जा स्तर के हिसाब से। अभी सिर्फ परमाणु का कक्षक छोड़ा है और परमाणु का कक्षक छोड़ के उस पदार्थ में ही, वहां पदार्थ में ही स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगते हैं। जैसे घर छोड़ के गांव में विचरण करने लगते हैं। जैसे आपको अगर थोड़े से भी घर वालों ने कुछ पैसे दे दिए खर्च करने के लिए तो आप सीधे निकलोगे मार्केट में, घूमोगे फिरोगे, क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या पीना है। वैसे ये भी क्या करते हैं कि यहां से इन्होंने परमाणु तो छोड़ दिया लेकिन अभी ये पदार्थ में मुक्त रूप से विचरण कर रहे हैं। अब पदार्थ में जब ये मुक्त रूप से विचरण करते हैं तो जैसे ही हम इस पदार्थ पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो ये एक दिशा में विचरण करने लग जाते हैं, एक दिशा में गतिमान हो जाते हैं। वो गतिमान होने का कारण ये है कि जैसे मेरे पास ये कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ में मान लो मेरे पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो मुक्त रूप से विचरण कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया, बाहर से मैं विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा तो एक टर्मिनल इसका जो है वो धनावेशित हो जाएगा जबकि दूसरा ऋणावेशित हो जाएगा। ये मैंने इस पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया, यहां से मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया तो ये ऋणावेशित है, इसके कारण ये ऋणावेशित टर्मिनल है और धनावेशित है, इसके कारण ये इसका धनावेशित टर्मिनल है। अब क्या होगा कि इस एरिया में विद्युत क्षेत्र लग गया। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, जो धारा है, वो हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश चार्ज रखते हैं, ऋणावेशित रहते हैं। तो जब ये ऋणावेशित चार्ज रखते हैं तो ये क्या होंगे कि इस ऋणावेश से तो क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे, इससे तो प्रतिकर्षित होंगे और इस धनावेश की ओर आकर्षित हो जाएंगे। यानी कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दिशा में, जो अपनी मर्जी से घूम रहे थे ना पदार्थ में, वो अब एक ही दिशा में गतिशील हो जाएंगे, एक ही दिशा में गतिशील हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपको थोड़े से खर्चे के लिए पैसे दे दिए, मार्केट में आप पूरे मार्केट में घूमोगे यादृच्छिक तरीके से और जैसे ही पैसे खत्म हुए फिर रवाना हो जाओगे घर की ओर। वैसी स्थितियां यहाँ होती हैं। तो जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न होते हैं आपको बता दिया मैंने, इन्हें ही कहते हैं मुक्त आवेश, इन्हें ही मुक्त आवेश कहते हैं। इसके साथ ही ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका एक मुख्य कारण और भी है,
वो होता है मुक्त आयन। एक मुख्य कारण और भी होता है, वो होता है दोस्तों मुक्त आयन। इससे पहले मैं आपके दिमाग में तो सवाल उत्पन्न नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। अक्सर हम जब हमारे यहाँ पर विद्युत सप्लाई देनी होती है और हम मार्केट में जाते हैं, तो जो तार लेके आते हैं विद्युत सप्लाई करने के लिए, धारा सप्लाई करने के लिए, वो तार हम लेके आते हैं तांबे के या लोहे के या एल्यूमिनियम का तार होता है। आपने गौर किया होगा, आपने कभी भी प्लास्टिक का तार नहीं खरीदा, आपने कभी भी रबड़ का तार नहीं खरीदा था, या आपने कभी भी धारा सप्लाई करने के लिए रबड़ काम में नहीं लिया, प्लास्टिक काम में नहीं लिया। लेकिन आप तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब काम में लेते हैं। आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, तो आप कहोगे सर ये चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। धारा के इनमें से धारा प्रवाहित हो जाती है, जबकि ये धारा के कुचालक होते हैं, इनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब अगर आपसे सवाल कर दिया जाता है कि धारा प्रवाहित इनमें से हो जाती है और इनमें से नहीं होती, इनका क्या कारण है, तो इनका बच्चों वही कारण है जो हम इतनी देर पढ़ रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें से तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिन पदार्थों में मुक्त आवेश पाए जाएंगे उनमें से तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, और जिनमें मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर इन पदार्थों में मुक्त आवेश नहीं पाए जाते हैं, मुक्त आवेश नहीं पाए जाते हैं, और मुक्त आवेश नहीं पाए जाते हैं तो इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। और जो चालक होते हैं उनमें विद्यार्थियों मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें से किसका प्रवाह हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब हम बात करते हैं आयन की। आवेश और इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न होते हैं वो आपको बता दिया, किस तरीके से इनसे धारा प्रवाहित होती है वो भी बता दिया। तीसरा जो कारण बताया मैंने आपको धारा प्रवाह का, वो बताया था मुक्त आयन, मुक्त आयन। देखिए बच्चों, ये जो आयन है, आयन का मतलब होता है किसी परमाणु का या किसी संगठन का टूट जाना। वो जब टूट जाता है तो वो आयनित हो जाता है। जैसे अगर मैं ये बात कहूं कि आपके घर पर नमक, आपने देखा होगा नमक का जो समीकरण होता है वो होता है NaCl, और जो नमक अपन नॉर्मली काम में लेते हैं वो ठोस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है बच्चों? ठोस अवस्था में। तो अगर मैं इस ठोस अवस्था वाले नमक में एक बैटरी को जोड़ देता हूं दो टर्मिनल से, तो इसमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जबकि इसी जगह में अगर इस नमक के साथ में, यहां पर मेरे पास क्या है, नमक है, और नमक के साथ में मैं पानी मिला देता हूं, यानी कि मैं एक विलयन तैयार कर देता हूं, इन दोनों को मिला देता हूं, पानी मिला देता हूं साथ में। तो पानी मिलाने के पश्चात ये जो एक गोल तैयार हो जाएगा, इस गोल में अगर मैं बैटरी लगाता हूं तो अब इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो NaCl नमक है वो आयनों में विभक्त हो गया है। इसमें विभक्त हो गया विद्यार्थियों, आयनों में। कैसे? जब ये टूटेगा तो ये हो जाएगा Na+ और Cl-। क्या हो जाएगा? Na+ और Cl-। तो यहाँ पर जो नमक है वो अब Na+ और Cl- के रूप में है, Na+ और Cl- के रूप में है। यहाँ पर वो आयनों के रूप में विभक्त हो गया है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ बैटरी से इसको जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये तो है धनावेशित टर्मिनल और ये है ऋणावेशित टर्मिनल। क्योंकि धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ तो ये तो धनावेशित टर्मिनल है, और ये ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ बैटरी का तो ये कौन सा टर्मिनल है? ऋणावेशित टर्मिनल है। तो बच्चों अब क्या होगा कि जो Na+ है वो तो आकर्षित होगा किसकी तरफ? इस ऋणावेशित टर्मिनल की तरफ। Na+ तो ऋणावेशित टर्मिनल की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और जो Cl- है
वो हो जाएगा धनावेशी टर्मिनल की तरफ आकर्षित, क्योंकि हम जानते हैं कि विजातीय आवेशों में यानी कि जो प्लस और माइनस आवेश है उनमें हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है विद्यार्थियों। जबकि उसकी जगह दोनों ही सजातीय आवेश हो तो इन दोनों में आपस में हमेशा ही क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर आवेश ये माइनस हो जाता है तो Na प्लस इसकी ओर आ जाएगा, ये माइनस है तो इसकी ओर आ जाएगा। इसका मतलब इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी, धारा विद्यमान हो जाएगी। तो मुक्त आयनों से कैसे धारा प्रवाहित होती है आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, विद्युत धारा की परिभाषा लिखते हैं, विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। अब हम विद्युत धारा की परिभाषा लिख रहे हैं, आपको भी साथ के साथ लिखते रहना है ये चीज। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट या आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं इसको। देखो विद्युत धारा अभी हम पढ़ रहे थे कि चालकों के अंदर प्रवाहित होती है, और चालकों में क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि उनमें मुक्त आवेश होते हैं। मुक्त आवेशों के कारण ही चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा को परिभाषित करना है तो वो कैसे करेंगे, देखो एक ये कोई मेरे पास चालक है, अगर इस चालक में मैंने यहां पर कोई एक बिंदु ले लिया ए, ये कोई मेरे पास एक बिंदु ए है, तो परिभाषा सिंपल सी बात है कि एक सेकेंड समय में, कितने सेकेंड समय में, एक सेकेंड समय में इस चालक के ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए से अगर इस चालक को काट दिया जाए, यहां से इसको काट दिया जाए, कहीं से भी काट देते हैं, मान लो मैंने इस पेन को यहां से काट दिया, यही मान लो यही चालक है, ये चालक है, इसको मैंने यहां से काट दिया, तो काटने के बाद इसको बोलते हैं ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये जो एरिया होता है पूरा उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ए बिंदु से एक सेकंड में जितने आवेश गुजरेंगे वही विद्युत धारा होगी। जो आवेशों की मात्रा होती है उसको ही क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे ये कोई चालक पदार्थ है, मान लो इसमें कोई बिंदु हमने यहां ले लिया, अब एक सेकंड में इस बिंदु से होकर जितने आवेश गुजर जाएंगे, आवेशों का प्रवाहित तो होता है और विद्युत धारा में कुछ नहीं होता है, तो जितने आवेश गुजर जाएंगे वही विद्युत धारा होती है। तो हम इसकी परिभाषा को ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में एकांक समय का मतलब होता है एक सेकेंड। एकांक समय का मतलब जो भी समय है वो एक है, और समय का हम यहाँ पर यूनिट सेकंड लेके चल रहे हैं, तो एक सेकेंड में। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या है, विद्युत धारा कहलाती है। क्या कह देंगे इसको, विद्युत धारा कहलाती है। या आप इसको सीधी सादी सिंपल परिभाषा आप याद कर सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, ये आवेश प्रवाह की दर अपने आप ही कहां से होगी, चालक से। हम ऐसे लिख सकते हैं, चालक से आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, वो ही विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ये जो विद्युत धारा है इसको आप आई से दर्शाते हैं, हम यहाँ जहां भी काम में लेंगे इसको आई से दर्शाते हैं। और ये जो विद्युत धारा है, आवेश प्रवाह की दर है, इसका मतलब हम समय का भाग दे देंगे किसमें, आवेश में। जहां कहीं भी दर आती है तो उसमें हम समय का भाग दे देते हैं। वैसे ही अगर हमें पूछा है कि ये जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा क्या है, तो ये हो जाएगा I बराबर Q अपॉन में T। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
विद्युत धारा जो है वो होती है विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश और अपोन में हो जाएगा लिया गया समय, लिया गया समय। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने आप ही एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा आ जाएगी और एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा Q अपोन में T, विद्युत धारा I, और ये हो जाएगा Q अपोन में T। अब हम विद्युत धारा के मात्रक की बात कर लेते हैं, विद्युत धारा के मात्रक की। तो विद्युत धारा I का मात्रक, ये जो मात्रक है वो मात्रक होगा Q अपोन में T के मात्रक के बराबर। आप सब जानते हैं क्योंकि दोनों का रिलेशन ही Q अपोन T बराबर होता है किसके, I के। तो विद्युत धारा I का मात्रक हो जाएगा Q अपोन T के मात्रक के बराबर, और Q का मात्रक कूलाम होता है। Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों, कूलाम होता है। और T यहाँ पर समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसे हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहा जाता है, एम्पियर। तो सिंपल सा सीधा आप ऐसे समझेंगे कि विद्युत धारा जो है उसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है विद्यार्थियों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत काम आएगा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। देखिए अब हम एक एम्पियर की परिभाषा देखते हैं, एक एम्पियर की परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक एम्पियर की परिभाषा, देखो परिभाषा कैसे होगी। अभी हमने देखा था कि I जो है वो बराबर होता है Q अपोन में T के, इसके बराबर होता है Q अपोन में T के। तो एक एम्पियर की परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इस समय को एक सेकंड ले लें, समय को क्या ले लें, एक सेकंड, और जो आवेश आप प्रवाहित कर रहे हैं एक सेकंड में, उनको ले लें एक कूलाम, एक सेकंड, और इसको भी ले लें एक कूलाम। तो यहाँ I बराबर आ जाएगा 1/1, और 1/1 क्या होता है, एक ही होता है। तो जो धारा का मान हो जाएगा वो आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में किसी चालक से, एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट से यदि एक कूलाम, यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित किए जाए, यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित किए जाए तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, 1 एम्पियर की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है बोर्ड क्लास में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि साथ के साथ नोट बनाने हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है बच्चों, 1 एम्पियर वो जब हम I को Q अपॉन T लिखते हैं, और अगर T को 1 सेकंड ले लें, यानी कि जो समय है वो 1 सेकंड का ले लें, और उसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम ही आवेश प्रवाहित करें, तो
तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी 1 एम्पियर होगा। शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, एकांक समय मतलब 1 सेकंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर की ही होगी। ये बात थी 1 एम्पियर की। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी विद्युत धारा है इसका मापन किस में किया जाता है। तो विद्यार्थियों, विद्युत धारा का जो मापन है वो होता है अमीटर के द्वारा। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन हम जिस उपकरण से करते हैं उस उपकरण को कहा जाता है अमीटर। विद्युत धारा का जो मापन है वो हम जिस उपकरण से करते हैं उस उपकरण को कहा जाता है अमीटर। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? अमीटर कहा जाता है। और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। जो अमीटर है, इस अमीटर का जब हम परिपथ में संयोजन करते हैं तो इसका जो संयोजन होता है वो संयोजन श्रेणी क्रम में होता है। अमीटर का जो संयोजन होता है वो संयोजन होता है श्रेणी क्रम में। ये बात विशेष कर ध्यान रखनी है कि जो अमीटर है उस अमीटर का परिपथ में संयोजन किस क्रम में होता है। तो विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में किस प्रकार होता है? तो देखिए, यहां मान लो हमने एक बल्ब लगा दिया, इस बल्ब के साथ यहां मैं लगा रहा हूं अमीटर। देखो ये अमीटर जो है वो आपने देखा होगा, अगर आपके कुएं हैं वहां पर एक घड़ी सी लगाई हुई होती है जिसमें ए लिखा हुआ होता है, उसी को हम अमीटर कहते हैं। ये ए लिखा हुआ होता है और एक घड़ी लगी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अमीटर। और यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है बैटरी से। यहाँ हम एक संयोजित कर देते हैं कुंजी, जिसको के से दिखा देते हैं। ये प्लस और माइनस दोनों टर्मिनल हैं। ये हमने बल्ब लगा दिया और ये जो हमने लगाया है वही होता है अमीटर। ये जो अमीटर है वो धारा का मापन करता है, एम्पियर में मापन करता है। और इसको हमेशा ही हम अमीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि जो आपका इधर से तार आ रहा है उसको प्लस पॉइंट पर लगा दिया और माइनस पॉइंट से तार को वापस बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा धारा एमीटर से होकर गुजरनी चाहिए ताकि एमीटर उस धारा का पूर्ण रूप से मापन कर सकता है कि यहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। और ये जो धारा प्रवाहित होती है एमीटर से, वहां पर अमीटर एम्पियर में उस धारा का मान हमें बता देता है। तो ये होता है दोस्तों अमीटर। और अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं थोड़ी देर में आपको वापस रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी विद्युत धारा की। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त आवेश और मुक्त आयन के कारण होता है। ये जो आवेश शब्द बार बार आ रहा है, इसकी खोज अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने की थी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन आवेश क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद चलते हैं मुक्त आयन। मुक्त आयन जब कोई संगठन जो होता है, जैसे नमक है, उसको पानी में घोल दिया तो वो आयनों में विभक्त हो जाता है। ये मुक्त आयन होते हैं जो विभक्त होने के पश्चात जो Na+ है वो ऋणात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाएंगे और Cl- जो होते हैं वो धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा की आपको परिभाषा जो लिखवाई है वो ध्यान में रखनी है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा कहलाती है। या फिर हम सीधा सा बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर ही क्या होता है? विद्युत धारा होती है, जिसको हम लिख सकते हैं I जो विद्युत धारा है बराबर Q में T। Q यहाँ पर आवेश है और T यहाँ पर समय है, सेकेंड, जिसको हम सेकेंड में ले रहे हैं। फिर हमने इसके मात्रक की बात की थी। तो इसका जो मात्रक है, मात्रक होगा Q/T के मात्रक के बराबर। Q आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है और T समय है जिसका मात्रक सेकेंड होता है। तो फिर इन दोनों का जो भाग है उसको हम कहते हैं एम्पियर। इस प्रकार हमारे
विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर हो जाएगा। फिर हमने 1 एम्पियर की परिभाषा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ध्यान में रखें इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करें तो उस चालक में 1 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित होगी। ये होती है 1 एम्पियर की परिभाषा। फिर हमें विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक उपकरण की जरूरत पड़ती है। एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर से संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है, इसलिए आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होता है आने वाली क्लास में जरूर पढ़ेंगे। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अगर शून्य होगा तो धारा के मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी, जिसके कारण एमीटर पूर्ण रूप से धारा का मापन कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए।